ये स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यूनियन लेजिस्लेचर, जैसे कि आप लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव में देखे थे कि जो एग्जीक्यूटिव है आपका, तो गवर्नमेंट जो उसके 3 ऑर्गन हो गए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं कि जो इम्प्लीमेंट करे जो कोई भी लॉ है ना। तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट कौन? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर। और उसमें कौन थे यूनियन एग्जीक्यूटिव में? इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो सेकंड मोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आपका सेकंड हाईएस्ट जो डिग्निटरी हो गए, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये लोग जो थे, इसके साथ साथ जो है यूनियन लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर में क्या, यूनियन लेजिस्लेचर मतलब कि किसको कहा जाता है? पार्लियामेंट को, है ना। अब इसमें देखिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि क्या हुआ, हाँ, देयर शैल बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब क्या? यूनियन लेजिस्लेचर consist of the House of the People, Council of the States, and the Prime Minister, President, है ना। तो जब हम संसद जैसे संसद की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट। तो इसमें 3 जो उसमें हो गए, कौन 3 हो गए? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है इनकी जो है क्या होती है इस संवैधानिक स्थिति की? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो इसलिए आप लोग, और राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली आप लोग पढ़े भी, तो उनके पास जो शक्तियां जो उनको निहित हैं, उन शक्तियों में आप देखिएगा कि एक विधायी शक्ति भी होता है। विधायी शक्ति वही अनुच्छेद 123 की बात हम कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर तो जो है सही है। इसके अलावा जुडिशियल पावर, तो जितने गवर्नमेंट के जो ऑर्गन होते हैं वो सबसे कुछ ना कुछ उनके पास क्या है, एक पावर जो है वो डिराइव होता है। तो प्रेसिडेंट के बगैर पार्लियामेंट की परिकल्पना हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसके साथ साथ प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा के मेंबर हुए ना राज्यसभा के, लेकिन ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। और कोई भी जब बिल आप देखिएगा तो जब भी हम लोग बात करेंगे कि ईदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, या जब भी कहेंगे हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इसका मतलब हो जाएगा क्या? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, मतलब कि जब भी क्वेश्चन में हाउस अगर वर्ड आ गया मतलब सदन, तो इसका मतलब केवल लोकसभा और राज्यसभा से संबंध में, इससे संबंधित वो कह रहा है। लेकिन जब भी शब्द आ जाएगा संसद, पार्लियामेंट, इसका मतलब कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उसमें ऐड हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं इस संदर्भ में। दूसरी बात कि जैसे कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपुल, कल हम लोग पढ़े थे दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, लेकिन उसमें संसद शब्द नहीं है। तो जब भी हम पार्लियामेंट कहेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन जब हम हाउस कहेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा, ये हमेशा ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, और नॉर्मल पैरेलल्स में जब पार्लियामेंट बोला जाता है उसका मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या, कि यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट। ठीक है,
अब पार्लियामेंट जो है ये लेजिस्लेटिव बॉडी अब आपका है, सबसे क्या है सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी जो है इस देश में कौन है, वो पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट के पास बहुत सा जो है ये अतिरिक्त जो है ये आपका एक पावर है। सबसे पहला तो आप यही देखिए कि जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, कल ही हम लोग ये सीख भी रहे थे, एग्जीक्यूटिव किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से जो है पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब ये जजेस का जब भी रिमूवल होता है तो वो प्रोसेस कहाँ होता है, वो सदन में ही होता है, हाउस में ही होता है। तो आप देखिए कि जजेस के ऊपर भी क्या है, एक तरह से ये लेजिस्लेचर का एक कंट्रोल है, किसके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑफ जुडिशरी। इसके साथ साथ जो है ये दोनों इम्यून भी हैं, मतलब कि इनके किसी भी एक्ट के ऊपर जो है ये पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती है। समझ रहे हैं, जजेज के कंडक्ट के ऊपर जो है, या कोई भी अगर मान लीजिए कि अगर सब जुडिस कोई मैटर है, या उसके ऊपर अगर न्यायिक जो है अगर उसके ऊपर क्या हो रहा है कोई प्रक्रिया, या फिर अगर वो विचाराधीन है तो उस पर कहीं चर्चा नहीं होती है। ठीक वैसे ही पार्लियामेंट या हाउस के अंदर अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी एक्ट या कोई भी वक्तव्य अगर वो करता है तो वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों को सेपरेशन ऑफ पावर जो है इसके तहत जो है। इसके अलावा और जैसे कि आप लोग को ये मालूम होगा कि पार्लियामेंट में जैसे कि यूनियन बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112, ये जो है केवल और केवल लोकसभा में क्या होता है, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और तो अब किसी भी फिनेंशियल या वित्तीय या मनी बिल या इससे संबंधित कोई भी अधिकार अगर है तो इस पे किसका अधिकार होता है, लोकसभा का, है ना। इससे निहित जितनी भी शक्तियां हैं राज्यसभा के पास वो शक्ति है वो नहीं है। ठीक है, मतलब कि अब ये चीज है। इसके अलावा राज्यसभा के पास भी कुछ जो है ये आपके पास शक्तियां हैं, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट में अगर स्टेट लिस्ट का कहीं कोई भी चेंजेस करना हो आर्टिकल 249 के तहत, या फिर और अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये अगर सेवा जो है अगर मान लीजिए नया अगर इंट्रोड्यूस करना है तो राज्यसभा चाहे तो वो 2/3 बहुमत से ये कर सकती है। दूसरी बात कि इसको बोलते हैं लोअर हाउस, पॉपुलर हाउस भी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है, या हाउस ऑफ एल्डर्स। ठीक है, या इसको, और राज्यसभा क्या है, राज्यसभा डिसोल्यूशन का सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एक परमानेंट हाउस है, एक सेकेंड हाउस है। और लोकसभा आपका क्या है, वो आपका हाँ वो भंग हो सकता है और 5 वर्ष तक इसका टेन्योर है, जबकि राज्यसभा का क्या है? राज्यसभा का टेन्योर नहीं होता, वो परमानेंट हाउस है। उसके सदस्यों का आप बता रहे हैं कि कार्यकाल इतना होता है। ठीक है, हाँ वो रिटायर होते रहते हैं हर कितने दूसरे साल। ठीक है, तो ये क्लियर है यहां तक। इसके अलावे जो है ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो आपका है, इसी को संविधान में कोई भी संशोधन करना हो तो यूनियन लेजिस्लेचर ही करता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करता। ठीक है, जैसे कि जो राज्यों की विधानसभा है इसको संविधान में संशोधन करने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार किसको दिया गया है, ये यूनियन लेजिस्लेचर को ही ये दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के होते हैं वो 5 वर्ष तक जो है ये चुन कर आते हैं, उनको भी बहुत सा इम्यूनिटीज जो है ये आपको मिला है या कुछ प्रिविलेजेस मिला है। जैसे कि अभी हमने एक उल्लेख किया उसका क्या कि अपने किसी भी वक्तव्य के लिए वो कहीं भी न्यायालय में क्या है वो आंसरेबल नहीं है ना, वो कोई वो आंसर उसके लिए मतलब कि हम क्या कहे नहीं कहे, इसके लिए कौन है वो हाउस में जो स्पीकर हैं वो उसमें क्या करेंगे, वो निर्णय लेंगे। ठीक है, चलिए आइए इसी में क्वेश्चन देखते हैं। पहला पहला क्वेश्चन तो यहीं से है, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, कौन सा होगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो जब भी हम कहेंगे बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तो मतलब लोकसभा और राज्यसभा। चलिए इसके विषय में विचार कीजिए। हम्म
बोलिए। A option. The Parliament of India consists of the President and the two houses. The President is a part of the legislature even though he does not sit in. ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, दोनों फैक्चुअली सही है। हाँ ठीक है, और यही इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ए ऑप्शन है, क्या आंसर दिया, क्या हो गया? अच्छा, ये आइए नेक्स्ट। पार्ट ऑफ द, सही है। क्या आंसर देगा इसमें? ऑनलाइन से कौन है? ठीक है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, हाँ ये बताइए। कंफर्म, पक्का? ये न्यूनतम पूछ रहा है, मिनिमम, और अधिक से अधिक है? अधिक से अधिक कितनी बार? स्पेशल सेशन अगर आ गया तो इसलिए इसके बारे में मैक्सिमम कैसे आप कह सकते हैं, मिनिमम ही होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम ऑफ, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए लोग, बाकी लोग अभी नहीं पढ़े होंगे लोग, क्वेश्चन पढ़ लो। 6 वीक किसमें है? प्रेसिडेंट वाले में क्या, तो उसमें क्या है पूरा बताइए तो, क्या है वो 6 वीक बताइए। ऑर्डिनेंस वाला ना, तो उसमें क्या है 6 वीक क्या है? ठीक, चलिए नेक्स्ट, 8वां। बोथ द हाउसेज ऑफ, कंफर्म। ये जैसे कोई एग्जांपल दीजिए इसका। हाँ, दिल्ली, दिल्ली से 3 जो है राज्यसभा के सदस्य जाते हैं और लोकसभा के 7। अगला, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। हाँ, इट इज विद इन द, यहां से हमको देखने दीजिए, उल्टा पड़ रहा है। हाँ, इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स। According to the Constitution of India, the Parliament consists of Lok Sabha and Rajya Sabha only. 3 गलत हैं और एक जो है वो गलत है, इसलिए डी आंसर हो गया, नन ऑफ द। बताइए, पार्लियामेंट क्या? लॉ कमीशन के पास होता ही नहीं है, प्रेसिडेंट को नहीं करना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास नहीं है, तो बचा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की शक्ति बढ़ाना। आइए बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी? कितना? 70 लाख है? 90 लाख? अच्छा, तो पुराना ही बता दीजिए।
हाँ, 1 करोड़ चेक कीजिए तो। चेक कीजिए तो, चेक कर तो। 90 लाख। अच्छा, मैक्सिमम पूछ रहा है। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 1 करोड़ अभी भी बहुत बड़ी रकम होती है। और इसमें ये विधानसभा में पहले जो होता था, ये इसमें होता था 25 लाख और 10 लाख, है ना। फिर इस लिमिट को और बढ़ाया गया। और जब आप इसमें जिसको कहते हैं ना कि जब आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और मान लीजिए कि एक न्यूनतम जो आपका वोट है वो नहीं मिलता है, जिसको कहते हैं ना कि जमानत जब्त हो जाना, तो वो कितनी रकम है? 15,000 और 10,000, 25,000 इसमें लोकसभा, और इसमें 15,000, जो 10,000 था उसको बढ़ा के वो 15,000। तो वही जो कहते हैं लोग जमानत जब्त हो गया, तो उतना क्या है कि आपको पहले वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर लिया जाता है, और अगर आपके पास वोट नहीं आया तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, है? नहीं, वो होगा। जैसे कि अब उसमें क्या है कि कई लोग जो हैं, जैसे फ्री बोलर्स भी, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, 25 ईयर्स एज है, तो लगभग सब लोग, तो कई लोग तो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो अब डॉक्यूमेंटेशन ये सारा इसलिए ये रखा गया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, और उनको भी मालूम है कि भाई हमको कितना वोट जो है मिलने वाला है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है आप देख ही रहे हो, तो इसलिए है। हाँ, कंटेस्ट किए थे। अच्छा, नहीं, बढ़िया, नहीं करना चाहिए। चलिए ये बताइए, which of the following is common to the methods of election of members of Rajya Sabha and Lok Sabha? बताइए। Every citizen above 18 years of age is an eligible voter। ये पूछ क्या रहा है, पहले इसको समझिए। ये जो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कॉमन जो है, इस कॉमन टू द मेथड्स ऑफ, दोनों इलेक्शन में कॉमन है? एक सेकंड पहले क्या करते देखिए। अब इसमें कि एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू, the winner must get more than half of the votes, every citizen above 18 years of age is an eligible voter। पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? राज्यसभा में कौन वोट करता है? हाँ, तो और जैसे राज्यसभा में डायरेक्ट वोटिंग तो होती नहीं है, इनडायरेक्ट। तो जो उसके वोटर होते हैं दरअसल वो होते कौन है? वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो मिनिमम एज उसका कितना होगा? 25। अब ये देखिए, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स दिस इलेक्शन, ये सही स्टेटमेंट है। चलिए ये बताइए, भारतीय संसद की सदस्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लोकसभा और राज्यसभा के लिए अर्हता, अर्हता बोलते हैं किसको? क्वालिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु क्रमशः कम से कम 25 और 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए कितना चाहिए?
वही तुम आपसे पूछ रहे हैं, तो फिर 35 तो ये स्टेटमेंट क्या होगा। दूसरा देखिए, यदि संसद का कोई सदस्य अपनी पार्टी के नहीं, ऊपर उसके पहले ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ सकता है, सही की गलत। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, यदि संसद का कोई सदस्य अपनी पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है तो उसे दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाता है, सही या गलत। ये सही है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। इस हाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो केवल एक जो है वो इनकरेक्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट जो है फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन आंसर इसका क्या होगा, एक, क्योंकि पूछ क्या रहा है कौन सा गलत, ठीक है। हाँ, इसका नहीं हो तो इसका डिस्क्वालिफिकेशन का लिख लीजिए, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर, आर्टिकल 102 में ये प्रावधान है, आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। थोड़ा सा लिख लीजिए इसके विषय में, कुछ नोट हो जाएगा। ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड for being chosen as and for being a member of either house of parliament, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ए लिखिए, ए बी सी डी करके लिखिएगा। इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट under the government of India or the government of any state other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder। तो अब पहला इसमें क्या बता रहा है कि कोई अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। आगे एक दो क्वेश्चन भी आपको इससे संबंधित मिलेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया, ये मेंशन यहाँ पे है, लेकिन इसके लिए कुछ टेस्ट जो है ये बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में ये बताया है। उसमें ये बताया है हाँ उसके आधार पे, जैसे कि आप कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए, या फिर आप मान लीजिए कि कहीं ये जिसको बोलते हैं ना कि लाभ का पद, तो कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है या गवर्नमेंट का उसमें ऐड है, गवर्नमेंट का उसमें फंड है, उसमें आप अगर कार्यरत हैं तो आप जो है क्या होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कि लाभ के पद पर होगा, और इस तरह से आप जो है क्या हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे लिखिए, इफ ही इज ऑफ, if he is of unsound mind and stand out declared incompetent by the court, by a कोर्ट, कोर्ट के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कंपीटेंट कोर्ट, मतलब कि ये नहीं कि कोई भी अदालत आपको ये कह दे रही है, जो उसको। अगला, इफ ही इज
एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं? नहीं, बैंकरप्ट अलग हो गया, इंसॉल्वेंट अलग। बैंकरप्सी कल पढ़ाएंगे आप लोग, कल या परसों बैंकरप्सी कोड। वो क्या है ना कि आपके ऊपर कोई लीगल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, उसको बैंकरप्सी कहते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब कि कुछ नहीं है आपके पास, हाँ वही दिवालिया। और बैंकरप्सी है कि आपने कर्ज लिया है, वो आप नहीं जो है वो चुका पा रहे हैं, अब आप जो है वो बैंकरप्ट हो गए, तो आपके ऊपर एक लीगल प्रोसीडिंग हो गई। यहाँ जिसको बोलते हैं कि दिवालिया, मतलब कि वो इंसॉल्वेंट, उसके पास कहीं कुछ अब बचा नहीं। ठीक है ना? हाँ सब कुछ। इस केस में सर वापस लिया जाए कि नहीं? तो वापस क्या लिया जाएगा? कोई दिवालिया घोषित किया 10 लाख का लोन लिया, आप अब लोन कहाँ फिर मिलेगा? इंसॉल्वेंट, हाँ दिवालिया दे दिया, ठीक है, उसके बाद उसका जांच किया गया, बस कुछ कंपनियों को डिक्लेयर कर दिया, तो डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट है तो हो ही गया। इंसॉल्वेंट है तो नहीं बन पाएगा। हाँ, लेकिन इंसॉल्वेंट से आप हमको लगा कि आप ये पूछ रहे कि इंसॉल्वेंट है तो वो परमानेंट इंसॉल्वेंट नहीं होगा। कल जाके वो जो है इनका ये जो आता है ना कौन बनेगा करोड़पति, उसमें खेला और उसको जो है मिल गया, तो वो सडनली हो गया। आई बस समझ में? इंसॉल्वेंट मतलब कि कोई भी उसके पास रकम नहीं है, कुछ नहीं है, ना उसके पास कोई एसेट है, ना कोई इनकम है, ना कहीं कुछ, एकदम कंप्लीट जिसके पास कहते हैं। तो उससे तो स्थिति हो ही जाती है। जैसे आप इसमें देखिए ना कि एक गिवन फिनेंशियल ईयर में आपकी इनकम जो है एक थ्रेशोल्ड से ऊपर, अगले वित्तीय वर्ष में आप क्या आ गए? आप जीरो पे आ गए, पूरी संभावना है। जितना आपका जो है सेविंग्स है या जो है वो सब क्या हो गया, वो खत्म हो गया। तो यही, चलिए नेक्स्ट। इफ ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, हाँ और क्या अगला, इफ ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया or has voluntarily acquired the citizenship of foreign state or is under any acknowledgement of allegiance, or any allegiance, foreign state or is under any acknowledgement of allegiance to a foreign state. देखिए ये क्या कह रहा है कि अब इसमें क्या है कि एक्नॉलेजमेंट अगर है, किस चीज का एक्नॉलेजमेंट है? कि इनका जो ये किसके साथ है? एक फॉरेन स्टेट के साथ। ये वर्ड आप लोग कहीं पढ़े हैं, सुने हैं? कहाँ सुने हैं? वो एलिगेशन है क्या किसी के साथ? हम ही पढ़ाए हुए कई बार। ओ एलिजियंस, निष्ठा किसके साथ? जो सिटीजनशिप में, हाँ इंडिविजुअल का स्टेट के प्रति जो एक लेजिटिमेट रिलेशन होता है, लेजिटिमेट रिलेशनशिप है ना, इसी को क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप, है ना। और क्योंकि आप यहाँ के परमानेंट अगर निवासी हैं तो आपका क्या है? एक ओ एलिजियंस है, मतलब आपका क्या है? एक निष्ठा है। और आप यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर ये एक नॉलेज हो गया, ये जानकारी हो गई कि आपकी निष्ठा फॉरेन स्टेट से, बात समझ में आ रहा है, और आप क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ठीक है, और इसमें भी क्या था कि अगर आपका, याद कीजिए कि अगर आप डिसलॉयल हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, सिटीजनशिप पढ़ा है ना आप लोगों को, और डिसअफेक्शनेशन और डिसलॉयल्टी, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अगर आप कर रहे हैं तो अब क्या हो जाएगी, आपकी नागरिकता डिप्राइव कर ली जाएगी, मतलब छीन ली जाएगी। तो ये वहीं पे ये एलिगेंस वर्ड है। तो यहाँ क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या तो वो क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या और क्या है, ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए, और क्या है कि अगर उनका जो एलिजेंस है किसी दूसरे स्टेट से, विदेश का कोई, मान लीजिए कोई दूसरा, जैसे कि मान लीजिए कि भारत के नागरिक हैं और आपकी निष्ठा किसी दूसरे देश के प्रति हुई, तो आपकी संसद की सदस्यता छीन ली जाएगी। चलिए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलिए आगे, तब अयोग्य हो जाएंगे। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, तो इसको जो भी लिखी हो, तब वॉल्यूंटरली मतलब स्वेच्छा पूर्वक। ये अगर आप स्वेच्छा पूर्वक भी अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपकी नागरिकता जो, और जैसे ही आप नागरिक नहीं रहे तो पहला ही क्राइटेरिया क्या है, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे अगर आपकी निष्ठा जो है इस देश के प्रति नहीं है तो आपकी वो नागरिकता, आप उसके लिए क्या हो जाएंगे, संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएंगे। दैट नाउ यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये तय कैसे होगा, ये आगे जो है वो एक अलग प्रक्रिया है। आई बात समझ में। और वहां क्या बताया जा रहा था सिटीजनशिप में, कि अगर इंडिविजुअल होने के नाते अगर आपकी निष्ठा जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, डिप्राइव कर ली जाएगी, मतलब छीन ली जाएगी। और यहाँ क्या है, आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे सांसद बनने के, है ना। आगे अब ठीक है, नेक्स्ट अगला, इफ he is so disqualified, इसको अंडरलाइन कीजिएगा जो भी बोल रहा है, if he is so disqualified by or under any law made by parliament, क्या मतलब हुआ, कोई और कानून अगर मान लीजिए संसद बना रही है और उसके हिसाब से भी, अगर उसके आधार से भी अगर मान लीजिए ये अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी योग्यता साबित हो जाएगी। जैसे कि कोई एग्जांपल दीजिए लोग इसका, कोई उदाहरण, क्या, किस ग्राउंड पे, नहीं तो मतलब क्या केस क्या था, केस बताइए पहले। उतना दूर मत जाइए, पिछले वर्ष जो है एक नेशनल लीडर थे, उनका डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। हाँ, तो वो किस ग्राउंड पे किया गया था, यही जो ग्राउंड था। तो अब उसमें ये ग्राउंड है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है 1950, उसमें है कि सेक्शन 8 जो है वो ये कहता है कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर 2 वर्ष के लिए, मतलब 2 साल की सजा हो जाए, किसमें, किसी क्रिमिनल ऑफेंस में, तो आपकी सदस्यता जो है वो क्या हो जाएगी, वो छीन ली जाएगी। तो किनका, उनका एक वो कुछ मतलब डेरोगेटरी रिमार्क्स कुछ मतलब वो उसमें प्रचार के तंत्र है, हाँ वो कुछ करे हुए थे, तो उसमें 2 वर्ष की सजा जो है, हाँ तो उसपे जो मजिस्ट्रेट ने जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, तो वो 2 वर्ष का जो है वो, और हाई कोर्ट कहा कि नहीं उसको जो है वही स्टे किया। तो उसके बाद में चैलेंज वो किया गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें, तो फिर ये क्वालिफिकेशन इनका जो है वो रिस्टोर हो गया, इंस्टॉल हो गया। तब इसमें यह है कि कोई और कानून अगर बना दे संसद तो उसके तहत जो इन लोग की अयोग्यता जो है ये डिस्क्वालीफाई। तो ये ग्राउंड होता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या है। अब एक बार आप फिर से पहला वाला स्टार्ट कीजिए, तो ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बी चूजन और बीइंग ए मेंबर ऑफ, ये किसके लिए, लोकसभा के लिए वैलिड है कि राज्यसभा के लिए, क्या बात है, पहला ही लाइन है कि इधर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों के लिए है।
यही पे क्वेश्चन पूछते हैं। छोटा ही क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, यही 5-6 ग्राउंड है। वो यही पूछ देगा कि ये केवल लोकसभा के, अब यही कहानी नरेट कर दी जाएगी कि भाई इनके केस में ऐसा हुआ था, ये केवल वैलिड ओनली फॉर लोकसभा। अब ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ये आप प्रैक्टिस भी नहीं किए हैं, लेकिन इसको आप पहले से तैयार रहिए, इसलिए ये ओरिजिनल टेक्स्ट जो है इस तरह से, ये ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगर राज्यसभा का भी सदस्य वो भी अयोग्य होगा। ठीक है, और पहला क्या है, पहला पढ़िए तो। हाँ हाँ हाँ, तो अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, अगर वो किसी भी लाभ के पद पे है, तो ये यही केस था जो आपको बता रहे हैं, यही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला ही केस था। हाँ, दूसरा देखिए, सेकंड पॉइंट, stands declared by a competent court। हम नहीं, वही competent court ही है, कोर्ट मतलब है कि वो competent कोर्ट है। तो या तो वो क्या है कि अनसाउंड माइंड का अगर व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड किसको कहते हैं? हाँ, मतलब कि मानसिक तौर पे क्या है कि वो स्थिर नहीं है, तो वो भी वो जो है सकता है। नेक्स्ट, हाँ, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब हो गया कि वही दिवालिया हो गया। और नेक्स्ट, अब इसी को एक केस का सिचुएशन दे के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो किसी दूसरे जो है स्टेट का, फॉरेन स्टेट की नागरिकता जो है वो क्या कर रहे हैं, वो एक्वायर कर लिए, तो क्या वो अयोग्य होंगे कि नहीं? या अब इसी में कुछ और ट्विस्ट दे देगा क्या कि अभी जो है सदन का सत्र चल रहा है, इसके बाद से वो सत्र के बाद में कुछ भी कहानी करके एक तरह से, तो आप जो है फैक्ट्स यही है, आई बस समझ में। तो उसके एक एक वर्ड्स को जब आप उसके एप्लीकेशन को समझिएगा तो आप लोग कोई क्वेश्चन इस पे कर ले जाइएगा। नेक्स्ट क्या है कि कोई अदर जो लॉ है वो अगर डिक्लेयर कर रहा है वो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, और उसका दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, ए पर्सन शैल बी disqualified for being a member of either house of parliament if he is so disqualified under the 10th schedule। क्या इसका मतलब हुआ? हाँ, दल बदल से भी अगर मान लीजिए, तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये क्या था कि इफ ए मेंबर of parliament votes against the direction of his or her party, he or she can be deemed to be disqualified on the ground of defection, है ना। मतलब यदि संसद का कोई सदस्य अपनी पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है तो उससे दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाता है। क्या इसका आंसर था? yes, अच्छा, ये इनकरेक्ट न था। तो ये स्टेटमेंट जो हम ये कह रहे हैं, ये डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन, ये यही 10th शेड्यूल और ये जो है, तो ये कौन सा है? ये आर्टिकल 102 के अंतर्गत जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स बताया गया है। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स इट इज एप्लीकेबल टू बोथ द हाउसेज, ईदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा के सदस्य के लिए भी और राज्यसभा के सदस्य के लिए। हाँ, राइट टू नहीं, वो आपका कहना सही है, लेकिन जैसे कि कुछ चीजें हैं हम बता रहे हैं, जैसे जो ये एंटी डिफेक्शन ये जो आया था ये लॉ, तो उसके पीछे वजह यही था
कि इंडिया में इतनी पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे बहुत सारी पार्टी एक ही थी, मतलब उस पार्टी में मेंबर कौन, तो एक ही व्यक्ति है और वो पॉलिटिकल पार्टी वो रन कर रही है। और इसका इतना लोगों ने ये मिसयूज किया, जैसे कि एक स्प्लिंटर ग्रुप जो है वो बनते गए, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है वो टूट के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे 30 लोग आप हैं तो 10 लोग इसमें से आ गए, तो 10 लोग अगर आ गए तो 1/3 हमारे पास है, तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई। उस 10 में से फिर क्या हुआ कि 4, तो फिर वो 4, फिर 3 जो है, और 3 में से अब एक एक जो है 3 लोगों में से 2 का व्यू नहीं मिल रहा है, तीनों अलग अलग, तो ये अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिए, ये बना दिए और ये बना दिए। तो वोटिंग में भी ये समस्या ये आती थी, ये अगेंस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक इस ग्राउंड पे, लेकिन ये जो है इसका एक गलत जो है इम्पैक्ट पड़ता था, इसलिए लेजिस्लेटिव पार्टी, लेजिस्लेचर पार्टी जो है ये रखा गया। और कुछ मामलों में जैसे आप देखिएगा वहां व्हिप इशू नहीं किया जाता है, वहां पे इंडिविजुअल, जैसे ये वोटिंग वाला जो होता है, जैसे प्रेसिडेंट की वोटिंग हो गई या फिर और भी बहुत सा है, उसमें आप चाहें तो अपनी चॉइस पे ये कर सकते। तो अगर उसके अगेंस्ट में अगर एक बार व्हिप इशू कर दिया, व्हिप इशू करने का क्या मतलब है कि जो एक चीफ जो है ये पार्टी, तो उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप जो चुन के आते हैं वो इसी सिंबल पे आता है। हाँ, अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो ये अयोग्यता जो है, और ये अगर संसद जो है कोई नई कानून अगर बना दे, कल कोई और कानून आ जाए कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके ऊपर कोई, जैसे ये इनकम टैक्स कोई लेके आ जाए कि अगर आपने कोई इनकम टैक्स में कोई भी हेरफेर, या फिर जैसे ईडी का चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी, तो आप जो क्रिमिनल केस में आपको सजा, और वो सजा क्या है 2 वर्षों तक हो सकती है, और आपको 2 वर्ष की सजा दे दी गई, तो वो क्रिमिनल केस हो गया, आपकी सदस्यता रद्द हो गई। चेक्स एंड बैलेंसेज है, इसलिए जितना दिखाई देता है कि ये इतने ज्यादा जो है पावरफुल है, हकीकत यही है कि इट इज रूल ऑफ लॉ। अब सही जगह पे सही कानून जो है वो कैसे अप्लाई करना है, बस यही। ये हो गया ना, हाँ ये बनाइए। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है, बनाइए। क्या होगा? केवल 1। सेकंड एंड थर्ड सही है, कंफर्म। If a person is elected to both the houses of the parliament, he must intimate within 10 days in which house he decides to serve, otherwise both seats become vacant. 10 दिन के अंदर उनको बताना है। ये आप कह रहे हैं सही है, गलत है, नॉट करेक्ट, आपको जो है ये सिलेक्ट करना है। अच्छा, if a person is elected of 2 seats in house, he should exercise his option for 1, हाँ एक के लिए करना है, otherwise both seats become vacant, ये स्टेटमेंट सही है। If a sitting member of one house is also elected to other house, his seat in the first house becomes vacant, ये सही है गलत है? ये भी सही। तो फर्स्ट हाउस जो है वो क्या हो जाएगा, वो, तो इसलिए इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जो नॉट करेक्ट है वो कौन हो गया, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
एक मेंबर जो है दो हाउस का मेंबर नहीं हो सकता है, एक कोई भी, मतलब अगर आप राज्यसभा के हैं तो आपको रिजाइन करके लोकसभा में, और नहीं तो अगर आप उसी इसमें नहीं वो आपको छोड़ देना जैसे ही आपको मिला ना, उसके बाद से हाँ, तो विद इन जो ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आपको बता देना होगा कि हम राज्यसभा के मेंबर नहीं रहेंगे, हम लोकसभा। हाँ वही, नहीं 10 दिन। हाँ ये आप लिखिए पहले इसका आर्टिकल 190, सब कुछ के लिए नियम है, कानून है। हाँ आर्टिकल, सेक्शंस, ये आपका जहां प्रॉब्लम कहाँ आता है, जहां अगर कस्टम से या कन्वेंशन से चीजें होती हैं। कस्टम कन्वेंशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि एक कन्वेंशन है कि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी का है और डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन का, ये कर यहाँ पे अब आने वाले दिन में जैसे कि ये समस्या आ रही है, हाँ इस तरह का, जैसे कि तो वहां जहां एकदम जिसको कहते हैं ना रिकॉर्ड जिसको है, हालांकि कस्टम्स और कन्वेंशन जो है ये कोडिफाइड लॉ से ये कहीं भी उनकी वैल्यू या उनका जो है इंपॉर्टेंस कम नहीं होता है, ठीक है, ये परंपरा चली आ रही है, क्योंकि भाई 47 के पहले से भी तो कई चीजें हैं जो परंपरा में है ना, तो आपको वो ध्यान में रखना है, बहुत सारा जो है आर्काइक आपके लॉ है, तो इसलिए वो भी ध्यान में रखा था, लेकिन जहाँ कोडिफाइड है कि एकदम नियम के नहीं, जैसे ये लिख दिया गया कि ये डिस्क्वालिफिकेशन इसी ग्राउंड पे है, तब तो वो रूल है, जब तक वो संशोधन नहीं होगा। इसीलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें क्या है कि ये शक्ति किसको मिल जाती है जी ज्यादा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन किसको सबसे ज्यादा शक्ति मिल जाती है, तो सब कुछ कोडिफाइड है, सबका फंक्शन, ड्यूटी सब कुछ अलग। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 190, ये आपको इसके संदर्भ में, जैसे कि पहले पहले इसको लिख लिए, नो पर्सन शैल बी ए मेंबर 190, ये स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी हो जाएगा एप्लीकेबल, उसी के लिए, नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ both houses of the legislature of a state and provision shall be made by the legislature of the state by law for the vacation by a person, state by law for the vacation by a person who is chosen a member of both houses of his seat in one house or in another. ठीक है, ये किसके लिए है, ये आर्टिकल 190, ध्यान दीजिए, यहाँ कहाँ के लिए, ये स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, जैसे एमएलए और एमएलसी आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते, आई बात समझ में। अब इसमें यह है कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब कई जगह क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ के लिए देखिए जो यूनियन लेजिस्लेचर में क्या है, लिखिए आर्टिकल 101, और इसका हेडिंग है वेकेशन ऑफ सीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 102 में डिस्क्वालिफिकेशन दिया है और 101 में वेकेशन दिया, और स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल 190 में उसमें कि मतलब एमएलसी और एमएलए नहीं हो सकता। वेकेशन ऑफ सीट्स में देखिए पहला लिखिए, नो पर्सन shall be a member of both houses of parliament and provisions shall be made
by parliament, by law, for the vacation by a person who is chosen a member of both houses of his seat in one house or the other. ठीक है, अब इसमें क्या है कि या तो वो दोनों में से किसी एक ही सदन का क्या हो सकता है, वो सदस्य हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसमें लिखिए क्लॉज, नो पर्सन shall be a member of both of parliament and of a house of the legislature of the state. आप एमएलए और एमपी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, and house of the legislature of the state. And if a person is chosen a member both of parliament and of a house of the legislature of a state, then at the expiration of such period as may be specified in rules made by the president. अंडरलाइन कीजिए इसको, हाँ स्पेसिफाइड एंड रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट, अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे, इसीलिए हम इसको इतना थोड़ा सा स्ट्रेस देके आप लोगों को लिखवा रहे हैं इसको, कि अब क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंट। द पर्सन सीट इन पार्लियामेंट shall become vacant unless he has previously resigned his seat in the legislature of the state. अब इस चीज को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर एमएलए हैं और एमपी का चुनाव लड़ गए, एमपी जीत गए, और आपने वहां पे क्या किया कि अभी नहीं रिजाइन किया है, तो आप, और यहाँ अगर आप इन्फॉर्म नहीं किए तो आपका ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये खत्म हो जाएगा वहां। आई बस समझ में है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। चलिए अगला लिखिए इसमें, तीसरा, if a member of either house of parliament disqualify under article 102, 102 में क्या है, अभी जो आप लोगों ने लिखा कि या तो वो क्या है कि इंसॉल्वेंट है, या मान लीजिए कि अनसाउंड माइंड का है, या और क्या है कि कहीं दूसरे जगह फॉरेन स्टेट का वो ज्वाइन कर लिया, या और भी कोई जो 102 का जो क्लॉज 2 है उसके तहत जो है ये लिखे, तो डिस्क्वालीफाई अंडर आर्टिकल 102 और resigns his seat by writing under his hand address to the chairman or the speaker. क्यों ऐसा लिखा गया है, चेयरमैन और स्पीकर?
राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो या कहीं भी, इस सदन का उसके हाँ, जिस सदन का होगा अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, अगर राज्यसभा का सदस्य है तो रिजाइन करके किसको देगा? चेयरमैन को। और अगर लोकसभा का है तो किसको देगा? स्पीकर को। ठीक है, चेयरमैन और स्पीकर एज द केस में बी, जैसा भी वो सिचुएशन हो, एंड हिज रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड by the chairman or speaker. इसमें एक चीज और है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको बस समझ लीजिए। अगर चेयरमैन और स्पीकर को ये लग रहा है कि ये वॉलंटरली रिजाइन नहीं कर रहा है, वॉलंटरली रिजाइन का मतलब खुद से, तो वो चाहे तो वो नहीं उसको एक्सेप्ट कर सकते। ये ध्यान रहे, ये टर्म कहीं आप लोग को देख के कहीं हो सकता है कंफ्यूज कर। समझ में आ रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप राज्यसभा के सदस्य हैं और आपको रिजाइन करना है, लोकसभा आपने कंटेस्ट किया, या ऐसे भी आपको वैकेंट करना है, तो आप क्या किए? आप रेजिग्नेशन किसको दिए? चेयरमैन को। चेयरमैन कौन हो गया? जो उपराष्ट्रपति होता है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो गया। और उनको ये लगा कि ये जो आपने रेजिग्नेशन है ये आप अपनी इच्छा स्वेच्छा से नहीं, किसी दबाव से दिया है, तो वो चाहे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये इसमें ध्यान है। अब लास्ट वाला जो है ये लिख लीजिए, इफ फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज, इसको अंडरलाइन कीजिए, ये अभी क्वेश्चन भी था। इफ फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिन, ए मेंबर ऑफ ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज विदाउट परमिशन, बिना किसी आदेश लिए या परमिशन के, ऑफ द हाउस एब्सेंट from all meetings thereof, the house may declare his seat vacant. ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तो प्रोवाइडेड that in computation the said period of 60 days, 60 दिन का कैसे गणना होता है, no account shall be taken of any period during which the house is prorogued or is adjourned for more than 4 consecutive days, लगातार 4 दिन। समझ में आया ये? तो अब इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि 60 दिन तक आप बिना बताए आप क्या किए कि किसी भी मीटिंग में नहीं आप, और यहाँ अटेंड भी नहीं किया हाउस का कोई, मान लीजिए सत्र, किसी भी मीटिंग में आप नहीं अटेंड किए 60 डेज तक बिना बताए, तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी? वो निरस्त हो जाएगी, है ना, वैकेंट हो जाएगा। तब इसमें कितना, अब क्या क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है किस चीज के लिए कि आपकी सीट कब वैकेंट हो जाएगी। तो पहला ये क्या कर रहा है कि दोनों सदन का आपको क्या है, ये सदस्य नहीं होना है। ठीक वैसे ही आपको एमएलए और एमपी एक साथ नहीं होना। और अगर आप एमपी कंटेस्ट किए, एमएलए रिजाइन नहीं किए और आपने ये नहीं इन्फॉर्म किया, तो आपका एमपी वाला सीट जो है वो खत्म हो जाएगा, आप एमएलए के तौर पे ही कंटिन्यू। और ये कौन रूल बनाता है? ये रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट का उसमें नाम, ये मे स्पेसिफाइड, ये ध्यान रखिएगा ये चीज। इसके अलावे और क्या है कि जो आर्टिकल 102 में जो डिस्क्वालिफिकेशन दिया है, अगर इसके आधार पे अगर आप डिस्क्वालीफाई हैं तब भी आपकी सीट क्या है, वो वैकेंट हो जाएगी।
ठीक वैसे ही जैसे कि अभी आपको हम बता रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो सेक्शन 8 के अंतर्गत क्या है कि क्रिमिनल केस में 2 वर्ष तक की अगर सजा होती है तो आपका मेंबरशिप जो है वो क्या होता है, वो निरस्त कर दिया जाए। समझ में आ गया ये? अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग को बस इसी का एप्लीकेशन जो है ये करना है, ठीक है। तो 60 दिन तक अगर आप नहीं आए, अब 60 दिन का वो क्या है, वो 2 मंथ लिखा हुआ था ना उसमें ऑप्शन में, तो 2 मंथ मतलब वही 30 दिन का जो है वो, ठीक है। अब उसके बाद सब क्वेश्चन बनाइए, देखिए आसानी से। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज इन एनी पार्ट और होल ऑफ इंडिया। हाँ, ये तो इसमें भी आप लोग पढ़े होंगे, ये चैप्टर 1 में भी, कि इट कैन ड्रॉ ए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ, ठीक है। तो रीड्रॉ ए पॉलिटिकल मैप, ठीक वैसे इसको कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अभी तुरंत हम लोग ये पढ़े, कौन करेगा? यूपीएससी। ये तो अभी पढ़े हम लोग, फिर आई गया सामने। Which article of the Indian Constitution of India bars a member of parliament from holding an office of profit under the government of India or government of any state? कौन सा होगा? अभी 102 क्लॉज 1 पढ़े ही लोग, पहला ही था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, who can legislate on the subjects which are not included in any list of, जो रेसिड्यूरी जिसको कहते हैं, जैसे कि एक स्टेट लिस्ट हो गया, एक यूनियन लिस्ट हो गया और एक कंकरेंट लिस्ट हो गया। तो यूनियन लिस्ट पे कोई भी लॉ है उसको कौन लेजिस्लेट करेगा? यूनियन लेजिस्लेचर। जो स्टेट लिस्ट है उस पे कौन कर रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर। कंकरेंट लिस्ट पे दोनों करेंगे, जैसे एजुकेशन, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये सब किसका है? कंकरेंट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है। इसी तरह से कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, जिनको रेसिड्यूरी कहते हैं ना, जो अवशेष बच गए, उससे रिलेटेड कोई भी लॉ है तो उस सब्जेक्ट पे कौन लेजिस्लेट करेगा? पार्लियामेंट। ये है राज्यसभा। राज्यसभा is called permanent house because all members are lifelong, it cannot be dissolved. तो सी स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट जो है, सी सम मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर, लेकिन ये बिकॉज क्या, ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा क्या? इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, यही आंसर मेरे हिसाब से ये समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है, ये एक्सप्लेन तो नहीं करता है इस चीज को, हाँ, लेकिन ये स्टेटमेंट ये सही है ना। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? ये बताइए, पहले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या था? बस हो गया। ये राज्यसभा का है, तो राज्यसभा का 52 है। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज, पढ़िए ठीक से। आप राज्यसभा के सदस्य का बता रहे हैं, ये बताइए। नॉमिनेटेड, और नॉमिनेटेड किस ग्राउंड पे होते हैं बताओ तो आप, एक मिनट क्या आप ही बताइए। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, किस ग्राउंड पे उनको नॉमिनेट किया जाता है? जो 12 होता है, याद आ रहा है? अभी कल परसों ही बताए थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, तो उसका आधार क्या है? वो किस किस क्षेत्र के होने चाहिए? एक हिंट हम दे देते हैं, लिटरेचर, हाँ हाँ, आर्ट साइंस कॉमर्स सब, हाँ, लिटरेचर और हाँ, अभी बताइए, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज
आर्ट्स, चौथा बताइए, आप लोग इसको याद आ रहा है? हाँ, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। और यही अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जुड़ जाता है, ये याद रहना चाहिए। जैसे आप लोग इनका नाम सुने ही होंगे, सचिन तेंदुलकर का। तो सचिन तेंदुलकर जो है वो क्या थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, नॉमिनेटेड थे। तो अब ये क्वेश्चन भी आया कि भाई वो स्पोर्ट्स प्लेयर तो कैसे, तो उस पर जजमेंट ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कि जो आर्ट, ये एक तरह का एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, इसीलिए इस डेफिनेशन से ये आर्ट्स होता है। तो लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विसेज और साइंस, ये कई बार लिखवाए, सब ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए क्या होना चाहिए, एक और क्या ऐड हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाँ, नॉमिनेटेड में ना। ये बताइए, राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाय किसके द्वारा, कंफर्म? हाँ, लेकिन यही प्रोरोग्ड होता तो वो कर हो सकता है। प्रोरोग्ड मतलब टेम्पररी सस्पेंशन, आर्टिकल 85 बताए नहीं आप लोग को पहले। हाँ, ये बताइए, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा मेकर्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये आयरलैंड से ये लिया गया है ना। आयरलैंड में भी ये ज्यादा जो है, ये मतलब यही नॉमिनेटेड के बारे में ही पूछ रहा है कि ये जितने जो लोग हैं ये वैसे। हाँ, ये बताइए, यही 12 है। एक पूछ रहे थे कि नॉमिनेटेड कितने हैं, 12 हो गए। और बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ respect to qualification to become a member of Rajya Sabha, बताइए। मनमोहन सिंह कहाँ से थे, तो 1 and 3, ये क्या कह रहा है, करेक्ट, शुड बी एटलीस्ट 30 years of age, ठीक है। should not hold office of profit under state, should be registered as a voter on the list of voters in the state which the candidate is to be elected। तो यहाँ पे स्टेट में कोई भी हो सकता है, जरूरी है कि कोई एक ही स्टेट का हो, आखिर नहीं होना चाहिए, मतलब ये है। ठीक, सही है। कौन सा, थर्ड, उस राज्य की उस राज्य की मतदाता सूची मतदाता के रूप में जहां से उम्मीदवार चुना है, कहीं रजिस्टर्ड वोटर जो है, और उसके बाद से क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बनाए, कौन सा, आंसर किया ना अभी लोग, हाँ हाँ, ये 9, which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to legislate on a subject of a state list, ये बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 249 अभी स्टार्ट में ही हम बताए थे। 249 क्या है मालूम है, तो लिखिए आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 lays down that if Rajya Sabha declares by resolution supported by 2/3 of members present and voting,
that it is necessary to expedient, expedient, नेसेसरी मतलब आवश्यक है, टू एक्सपीडियंट मतलब कि एकदम जरूरी, जिसको कहते हैं ना अतिशय, इन द नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट should make laws with respect any matter enumerated in the state list enumerated, enumerated, enumerated in the state list, Parliament is competent to make laws. पार्लियामेंट को ब्रैकेट में लिखिए राज्यसभा, है ना, make laws on such matters for whole of India, whole of India, WHOLE संपूर्ण उसकी हिंदी होती है, जिसे होलसम डाइट कहते हैं ना कि संतुलित आहार। जो अब इसमें देखिए ये राज्यसभा को एक स्पेशल स्टेटस, यहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस, तो एक स्ट्रेचर आप कह लीजिए कि यहाँ पे यही बताता है कि राज्यसभा किसी भी मामले में इंफीरियर हाउस नहीं है लोकसभा से, है ना, वो इक्वली, इसीलिए इसको क्या बोला था, इट इज द सेकंड हाउस, मतलब इसकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन जब स्टेट लेजिस्लेचर में आप देखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको बोलते हैं इट इज ए सेकेंडरी हाउस। सेकेंडरी हाउस का मतलब वो रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस का मतलब कि इक्वली वो क्या है, वो लोकसभा के, ये बनाइए, व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा, बताइए मनी बिल को ये अमेंड कर सकता है कि नहीं राज्यसभा? मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? हाँ, तो इसको पढ़िए, अब ऑप्शन आसानी से बन जाएगा। ज्वाइंट सिटिंग से तो पास होगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन को हटाइए। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए भी लोकसभा विधेयक पर आगे बढ़ सकती है, जाहिर सी बात है। ये वाला ऑप्शन जो है इसमें ये क्या कर रहा है, वो राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, अमेंड करेगा, तो वो रिजेक्ट और अमेंड नहीं कर सकता है, हाँ कुछ सुझाव दे सकता है, उस सुझाव को लोकसभा चाहे तो स्वीकार करे, अस्वीकार करे, ठीक है। इस हिसाब से ये पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अब डी देखिए क्या कहता है, प्रेसिडेंट में कॉल ए ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग होता ही नहीं है मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में। लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फॉर द, लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, बिल्कुल नहीं, एक बार जो है भेज दिया गया, उसके बाद से उनके पास कोई शक्ति नहीं है वित्त विधेयक से संबंधित। अब आ जाइए, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज एक्सक्लूसिव पावर्स इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक सेकंड पहले पढ़ तो ले, है क्या, राष्ट्रपति को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू करना, हाँ ये सही बोले, सी टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। ये जो है एक नई, एक पेंडिंग भी है जैसे जुडिशियल सर्विसेज जो है, ये काफी दिनों से ये हो गया है ना, 10, हाँ ज्यादा नहीं होगा, 3 4 5 होगा।
10 के बाद 12 कैसे आ गया? वही तो देख रहे 11 कहाँ गया? हाँ 11 हो गया एक्सक्लूसिव पावर। चलिए 12। Which in which house is the presiding officer not a member of that house? राज्यसभा, क्योंकि इसके कौन होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर? वाइस प्रेसिडेंट मेंबर होता ही नहीं है राज्यसभा के, तो राज्यसभा इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ये पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। लोकसभा का कौन होता है? स्पीकर। जैसे अभी प्रेजेंट कौन है? ओम बिरला। तो ओम बिरला क्या है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी। विधानसभा जो है, तो विधानसभा का जो स्पीकर वो एमएलए होता है, विधान परिषद का भी। हाँ, लेकिन राज्यसभा की इसमें नहीं है। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन किसमें? अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? इसमें इक्वल पावर नहीं हुआ क्योंकि ये एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव पावर मतलब केवल राज्यसभा की शक्ति है। ये जो है ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ना, ये केवल राज्यसभा ये कर सकता है। लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में वो दोनों, तभी तो कहते हैं कि ये दो बोथ द हाउसेज सेपरेटली। ठीक है, चलिए राज्यसभा का अध्यक्ष होता है कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। Which one of the following statements about Rajya Sabha is correct? बताइए। पहला तो सही लग रहा है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट। द राज्यसभा और अपर हाउस हैज 11 नॉमिनेटेड मेंबर। ये स्टेटमेंट गलत है। कौन सा सही है? तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर, यही लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस। हाँ, एक को हटा दिए तो आंसर तो वही होगा, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस नॉमिनेटेड मेंबर। और ये कौन नॉमिनेट करते हैं? द प्रेसिडेंट। और क्या है 3 नंबर? मैरी कॉम, नरेंद्र यादव, सुरेश गोपी। हाँ, ये लोग पुराने हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which among the following states has the lowest number of elected members in Rajya Sabha? बताइए तो। हिमाचल से 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जाते हैं। क्या? हिमाचल ही होगा। हिमाचल से एमपी 4 जाते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में देखिए तो कितने आते हैं? किससे कम होगा? हाँ, लोकसभा से तो कम ही होगा। दिल्ली से कितने जाते हैं? दिल्ली से 7 लोकसभा और राज्यसभा में 3। बिहार से लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। और तमिलनाडु से लोकसभा 39 और राज्यसभा 18। यहीं से क्वेश्चंस बनेगा कि इनमें से किन राज्यों में लोकसभा की सीटें। तो लोकसभा की सीट बिहार से ज्यादा तमिलनाडु में है, लेकिन राज्यसभा की सीट तमिलनाडु की ज्यादा है बिहार से 16 जाते हैं, तमिलनाडु से 18। क्या है इसमें? हिमाचल से राज्यसभा में 3 है, छत्तीसगढ़ से 5 और जम्मू कश्मीर झारखंड। देखो कितना है झारखंड। 4, जम्मू कश्मीर 4, झारखंड 6। तो 6, 4, 3 और छत्तीसगढ़ कितना था? 5 के साथ 5। तो सबसे कम नंबर कौन हो गया?
वही आंसर है। What is the fixed strength of Rajya Sabha? Which one of the following is not correctly matched? State allocation in Rajya Sabha. तमिलनाडु आपको बताइए दिया 18, रेस्ट ऑफ इसमें से बताइए कौन सा है? नॉट करेक्टली मैच्ड। तमिलनाडु करेक्टली मैच्ड है। हाँ, ओडिशा भी करेक्टली मैच्ड है। आंध्र प्रदेश देखिए, आंध्र प्रदेश ना, हाँ तो वो आंसर हो गया। क्योंकि इसमें क्या है कि जो सही नहीं है, पहले के समय में 11-7 तेलंगाना हो गया, तो तेलंगाना अब अलग ना हो गया है, यही बात तो हो रही है ना, तभी तो कम हो गया। ये फिर से वही है, ये एक लिस्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा लोग। नॉट करेक्टली मैच, तमिलनाडु मैच, वेस्ट बंगाल 16 है ना। अच्छा, अब मध्य प्रदेश में ये 16 ज्यादा होगा। ये बहुत ज्यादा दिया है, इतना नहीं होगा। हाँ ठीक है, 21 आइए। नॉट, इसमें गलत कौन है? इनकरेक्ट। तो डेप्यूटी चेयरमैन एंड काउंसिल ऑफ states shall vacate his office if he ceases to be a member of council. ठीक है, deputy chairman may resign from his office anytime. Deputy chairman may be removed from his office by a resolution of council passed by only 2/3 majority of the council. At least 14 days notice has to be given before moving the aforesaid resolution. 2/3 मेजोरिटी से हटाया जाता है इनको। किसको सिंपल मेजोरिटी से? इफेक्टिव मेजोरिटी, ऑल द देन मेंबर्स। हाँ ये बनाइए 22। द चेयरमैन, थोड़ा सा इसको बड़ा कर, द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। ये सही स्टेटमेंट है कि गलत है? ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए कि डेप्यूटी चेयरमैन तो मेंबर होता ही है, चेयरमैन जो है वो नहीं होता। While the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have right to vote in the election of vice president. ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बताइए। ये कितनी बार बताएं आप लोग को? करते हैं। हाँ तो ये सही है। बस अब लास्ट ही है, ज्यादा नहीं। 23 है। Who among the following is the longest serving chairman of the Rajya Sabha? इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। इसमें ये दोनों लोग जो है ये 10 वर्ष जो है ये, हाँ हामिद फखरुद्दीन अली अहमद नहीं, हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसमें लॉन्गेस्ट जो है ये टेन्योर किसका हो जाएगा? ये दोनों लोग 10 वर्ष। हाँ तो बस वो कलेक्ट कर देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से अगर ऑप्शन ऑप्ट करना होगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, क्योंकि ये लोग 10 साल जो है। हाँ, which of the following bills cannot be first introduced in Rajya Sabha? मनी बिल, ये सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट, द राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल। सही स्टेटमेंट है। और क्या है? द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। डिस्कस वो बजट पे करता है, हाँ उस पे कुछ उसका ये नहीं है, तो इसलिए 3 नहीं है, 1 और 2 जो है वो आंसर होगा। ये समझ गए ना? राज्यसभा नॉट करेक्ट पूछ रहा है,
कैन मेक रिकमेंडेशंस ऑन ए मनी बिल। ये क्या है? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये नॉट करेक्ट। राज्यसभा कैन अमेंड ए बिल, राज्यसभा कैन डिले द पासिंग, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट ए मनी बिल। ये स्टेटमेंट सही है। ये राज्यसभा कैन अमेंड ए मनी बिल जो है, और राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशंस ऑन ए मनी बिल, ये क्या है? कैन अमेंड ए बिल विद बी गलत है, ठीक है। हाँ ठीक है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा लोकसभा या रिजेक्ट करेगा, लेकिन वो रिजेक्ट भी कर दे तो भी मनी बिल पे इनको कोई अधिकार नहीं है, तो अमेंड तो कर ही नहीं पाएंगे। चलिए अगला, विच वन इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट है। द राज्यसभा इज पावरलेस इन मनी मैटर, ये स्टेटमेंट सही है। मनी बिल्स ओरिजिनेट इन द राज्यसभा, ये गलत है ना। और ये दोनों फिर क्या हो गए? हाँ, तो ये क्या है? नॉट करेक्ट। तो बी वाला क्या हो जाएगा? मतलब आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट ये क्या है? नॉट। चलिए, राज्यसभा कैन ऑथराइज टू लेजिस्लेट ए स्टेट सब्जेक्ट बाय 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है। Which of the following special powers have been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? बताइए। ए बी कहां से? बी होगा। संसद को राज्य सूची में, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। हाँ, to pass a resolution empowering the parliament to make laws, the state list and to create one or more और इंडिया सर्विसेज। अभी वही जो आर्टिकल 249 का हम जिक्र कर रहे थे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आइए, द राज्यसभा alone has the power to declare that it would be in national interest for the parliament to legislate with respect to a matter in the state list। सही स्टेटमेंट है। Resolution approving the proclamation of emergency are passed only by Lok Sabha, ये सही है गलत है? हाँ, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? 30 का ये हो गया, खत्म हो गया। बताओ, यही राज्यसभा हो गया। तो अब इसके क्वेश्चंस जो हैं, चलिए यहीं पे कंक्लूड करें। आ रहा है समझ में ये?